This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आगे सुनेंगे, उन सबका स्वागत है। और इस विधा को आगे बढ़ाने में आप सभी का योगदान है, इसके लिए पहले से ही धन्यवाद ज्ञापन आपको दे रहा हूं। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ख्याति प्राप्त हुई है और इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को यह उत्कृष्टता प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समूचे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। खेमका सर ने चाइनीज एक्यूप्रेशर के आधार पर उनकी पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात ट्रीटाइज 1 से लेकर ट्रीटाइज 24 तक लिखे और इसके अलावा अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी। जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं वो 1 पॉइंट प्रोग्राम के 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के आधार पर
जानी जाती हैं। इस तरह की किताबें हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज भी उसमें से एक पुस्तक है। हम लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह जो उनका रिसर्च वर्क है, ये गहन शोध का परिणाम है, और इसीलिए हम लोग आप आज ये ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज 1, इसके 2 बुक हैं, एक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो उसके कुछ सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे कुछ ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, उन पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग उसी को शेयर कर दे रहे हैं। ये एक्यूथेरेपी नेचुरोपैथी के हिसाब से एक्यूप्रेशर बाय मैग्नेट, सीड एंड कलर का विचार है। ये ट्रीटमेंट का है। ये किताब खेमका सर की है। ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज 1 बाय चाइनीज एक्यूप्रेशर। अब इसमें खेमका सर ने कहा हुआ है कि जो हम लोग का जो जीवनचर्या है आज की डेट में, ये क्या है, तेज रफ्तार है। अब रफ्तार तेज हो गई है, तेज रफ्तार गाड़ियां हो गई हैं। तो उन सब के आधार पर अगर हमारे समय की बचत हो रही है, तो कहीं कहीं ये अधिक दुर्घटनाएं भी क्रिएट कर रही है। तो चालक है, जो चलाने वाला है वो, जो बैठा हुआ है यात्री वो, और दूसरे व्यक्ति चोटिल हो जाते हैं। तो बीमारियां, ये इस तरह की जो चोटिल वाली बीमारियां हैं, कई हो सकती हैं। जैसे चलते समय आप फिसल के गिर पड़े, कहीं मोच आ जाती है, कहीं चोट लग जाती है, ये सामान्य सी बात है। उसी तरह खेलते समय चोट लग जाती है। तो इन सब चोटों का उपचार एक्यूप्रेशर द्वारा उन्होंने बताया कि ये बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक्यूप्रेशर उपचारकों को क्या देखना चाहिए, कहां पर चोट लगी है, सूजन आई है, नहीं आई है, खून बह रहा है, सामान्य खरोच है, हड्डी टूट गई है, या केवल मोच आई है, या साधारण चोट है, या कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, या कोई स्पैज्म हो गया है। ये जानकारी करने के पश्चात उन्होंने कहा कि कुछ नियम बताए, और उन नियमों के आधार पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, हम थेरेपी में हमारा यही प्रयोग होना है, इसी के आधार पर हम प्रयोग करेंगे, और इसी के आधार पर हम अपने ट्रीटमेंट को बेटर बना सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज बाय एक्यूप्रेशर, ये अच्छी किताब है। ये किताब सेमेस्टर 1 से लेकर के 4 तक के कोर्स में नहीं है, आगे के भी किसी कोर्स में इसको शामिल नहीं किया गया है, इसलिए कोर्स की किताब न होकर के नॉर्मल पढ़ने के लिए किताब है, जिसका लाभ केवल हमारे एक्यूथेरेपिस्ट नहीं ले सकते हैं, बल्कि समस्त सामान्य जन भी ले सकते हैं, जिनको एक्यूप्रेशर में थोड़ी रुचि है, या जिनको एक्यूप्रेशर में थोड़ा सा विश्वास है, इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो उनको फायदा होगा। तो अब लॉ नंबर 1 है, ये लॉ फिजिकल ट्रॉमा causes local stagnation of ki or blood in the area। पहला सिद्धांत यह है कि यदि कोई शारीरिक चोट लगी, तो शरीर में जहां पर चोट लगी है वहां पर 2 चीजें हमारे शरीर में क्या है, 3 चीजें हैं, ऊर्जा है, रक्त है, या हमारा कोई लिक्विड है। यही तो है, यही बह रहा है, या तो लिक्विड बह रहा है, या रक्त बह रहा है, या हमारी ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, यहां से वहां, वहां से। तो शारीरिक चोट के स्थान पर जहां पर आपने चोट लगी है, वहां पर एक तो ऊर्जा और या रक्त रुक सकता है। तो रक्त और ऊर्जा दोनों बहुत आवश्यक है। रक्त बिना ऊर्जा के मूवमेंट नहीं कर सकता, ऊर्जा है, रक्त नहीं है, या रक्त रुका हुआ है, तो ऊर्जा का मूवमेंट नहीं हो सकता। तो दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पहला सिद्धांत है कि अगर हम कोई थेरेपिस्ट हैं, तो हमको समझना होगा कि अगर कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ है, फिजिकल चोट लगी है, तो हम लोगों को 2 चीजें देखना है कि ऊर्जा रक्त हो सकती है और रक्त, दोनों रुक सकते हैं। फिर लॉ नंबर 2, ए स्लाइट ट्रॉमा कॉजेज स्टेग्नेशन ऑफ की। अगर मामूली चोट लगी है तो वहां पर ऊर्जा की रुकावट होगी। तो अगर मामूली चोट है तो यानी हमको ध्यान देना है कि केवल
की का स्टेग्नेशन हुआ, की माने ऊर्जा, ऊर्जा का स्टेग्नेशन हुआ है। अब हम लोग 2 पॉइंट पर ध्यान देंगे कि स्टेग्नेशन एंड स्टेसिस 2 कंसेप्ट है। रुकावट को 2 संदर्भों में माना जाता है। तो रुकावट है, तो अगर ऊर्जा की रुकावट है तो हम लोग हमेशा उसको यूज, क्योंकि शब्द सही शब्द प्रयोग किए जाने चाहिए, और जब हम किसी थेरेपी में हैं तो उस थेरेपी के जो शब्द है, जो आवश्यक शब्द है या जो उपयोगी शब्द है, वो हमको जरूर मालूम होने चाहिए। अगर की का रुकावट है, ऊर्जा की रुकावट है, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टेग्नेशन ऑफ की, स्टेग्नेशन बोलते हैं। लेकिन यदि ये रक्त की रुकावट है तो हम इसको बोलेंगे स्टेसिस ऑफ की। दोनों में अंतर है। यानी अगर की रुकावट है तो स्टेग्नेशन बोलेंगे, और अगर ब्लड की रुकावट है तो स्टेसिस बोलेंगे। तो जब स्टेसिस शब्द का इस्तेमाल करें तो मानिए कि लिक्विड यानी हमारा कोई ब्लड रुकावट है, और जब स्टेग्नेशन का इस्तेमाल करें तो हम माने कि हमको की रुकावट है। तीसरा, ए सीवियर ट्रॉमा causes a severe trauma causes stasis of blood। अगर मामूली चोट लगी है तो केवल ऊर्जा रुक सकती है, लेकिन यदि थोड़ी गंभीर चोट है तो उसमें रक्त की रुकावट हो जाएगी, तो उसमें रक्त की रुकावट हो जाएगी। ये हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। तो यानी अगर गंभीर चोट है तो हम लोगों को मानना पड़ेगा कि रक्त की रुकावट भी हो गई। लॉ नंबर 4 क्या है? इन बोथ केसेस ऑफ स्लाइट ट्रॉमा एंड सीवियर ट्रॉमा इट कॉजेज पेन, ब्रूजिंग एंड स्वेलिंग। कुछ भी हुआ हो, चाहे छोटी चोट लगी हो, चाहे बड़ी चोट लगी हो, गंभीर हो या सामान्य चोट लगी हो, दोनों दशाओं में क्या होगा? पेन होगा, दर्द होगा। जहां पर चोट लगी वहां दर्द होगा, ब्रूजिंग होगा, कहीं खरोच खरोच लगी होगी, छिल उल जाएगा, एंड स्वेलिंग, और स्वेलिंग हो जाएगी। ये फंडामेंटल सिद्धांत है। ये आप इसको समझें, मॉडर्न साइंस में भी यही बात है कि अगर कोई ट्रॉमा है, कहीं पर स्लाइट ट्रॉमा है या बड़ा ट्रॉमा, मतलब कहीं छोटी चोट है, बड़ी चोट है, कुछ भी हो, तो आपको स्वेलिंग होगी, सूजन भी होगी, दर्द भी होगा और ब्रूजिंग होगी। अगर दर्द है, ये आप ये भी समझ लीजिए कि अगर दर्द है तो डॉक्टर वॉल के हिसाब से, डॉक्टर वॉल कहते हैं कि अगर दर्द है तो स्वेलिंग भी होगी, लालिमा भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, लालिमा भी होगी, और वहां पर सूजन, स्वेलिंग भी, सूजन हो गई, लालिमा हो गई, और वहां डिसकलरेशन भी होगा, और वहां पर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा उभरापन दिखाई पड़ेगा, और तब पेन हो। तो पेन एक चौथी दशा, तीसरी चौथी दशा है जो जरूर होगी। इसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है। लॉ नंबर 5 क्या है? ओल्ड एक्सीडेंट्स एंड फॉल्स कैन कॉज डिजीज। पुरानी दुर्घटना, कोई दुर्घटना पुरानी हो चुकी हो, आज हम भूले हुए हैं, 5 साल के पहले है, उससे भी रोग हो सकते हैं। और आज आप गिर पड़ रहे हैं या कल गिर पड़ रहे हैं तो भी रोग हो सकते हैं। तो पुरानी दुर्घटना हो और पुराना गिरे हुए हो तो भी उससे आज का रोग उससे डेवलप हो सकता है। ये ध्यान रखने की बात है। तो कभी कभी हम लोग कोई रोग का निदान करते समय, डायग्नोस करते समय एक आध प्रश्न जो पूछ लेते हैं कि क्या इस तरह कोई दुर्घटना हुई थी, तो जब वो कहते हैं कि हाँ ये दुर्घटना हुई थी, तो हम उसके आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं और अपना डायग्नोसिस बना सकते हैं। दिस हैपेंस इन केस ऑफ हेडेक। सिरदर्द के केस में ऐसा होगा, उन्होंने कहा। फिर और कहा कि कैसे? अगर कभी सर में चोट कभी लगी है तो कोई, या गिरे हुए हो तो सर में चोट लगी हो, उस समय ना हुआ हो लेकिन आज हेडेक हो सकता है, ये ऐसा आज की डेट में भी संभव है। एज अ रूल ऑफ थम रूल, मतलब बहुत महत्वपूर्ण रूल के रूप में, द हेडेक which always occur in the same part of the head are often caused by a previous injury to the part of it। अगर सिर दर्द कोई हो रहा है आपके उसमें, और आपने कहा कि ये बाईं तरफ यहीं पर हो रहा है, और लगातार होता, बीच बीच में जब भी आया, ठंडक आई या गर्मी आई, आपका यहाँ हो गया, फिर अगले साल हो गया, फिर अगले साल हो गया, तो अगर उसी पार्ट में बार बार
शरीर हेड के उसी मतलब शरीर सिर के उसी भाग में बार बार कोई दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो यह इसका कारण ये हो सकता है कि उस पार्ट में उस जगह पर पहले जो चोट लगी है उसका कारण है, उसका रिजल्ट है। लोकल ट्रीटमेंट एम्ड एट रिमूविंग excessive blood in that area is needed। अब चोट के स्थान पर रक्त की रुकावट को हटाने के लिए उपचार दिया जाता है। यानी हम लोग जो उपचार अब देते हैं वो चोट के जहां पे चोट लगी है उसमें रक्त की रुकावट को हटाइए, जो रुका हुआ है उसको हटाना पड़ेगा, तभी आपको उपचार सार्थक होगा, तभी हम लोगों का जो है बढ़िया उपचार होगा। लॉ नंबर 6, all traumas which seem to have cleared up completely may cause problems in future। कोई भी चोट जो आज लगी लेकिन हमने समझा कि हमने इसको क्लियर कर लिया, हमने इसको ठीक कर लिया, लेकिन आज तो लग रहा है कि हमने इसको ठीक से पूरी तरह ठीक कर लिया है, लेकिन यह दर्द, यह ट्रॉमा, यह चोट, यह दुर्घटना भविष्य में भी कोई बीमारी क्रिएट कर सकती है, कोई समस्या उत्पन्न कर सकती है, कोई बीमारी क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए फिर वही तर्क है कि कभी 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 सर दर्द हो या चोट हो या कुछ हो तो उसमें हम लोग ये पूछ सकते हैं कि क्या पूर्व में आपका कोई घटना हुई थी, तो बता देगा कि हाँ यस हमको चोट लगी थी बहुत साल पहले की, वो ठीक हो गई। इसका बी पार्ट है पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम caused by exposure to cold and damp may be the result of the old trauma। अब पुरानी चोट कहीं पर है उसमें ठंड या नमी, जैसे लोग कहते हैं गांव में कहावत है, जब कहेंगे तो कहेंगे पुरानी चोट है, तो जल्दी जल्दी जहां ठंडक पड़ी तो पुरानी चोट में जहां ठंडक हुई तो पुराने दर्द, पुराने मतलब ठंडक में पुराने दर्द याद आते हैं, ये उनका अर्थ है। तो वही उनका कहना है कि पुरानी चोट के स्थान पर अगर ठंडक हो गई, नमी लग गई, तो ये दर्ददायी रुकावट के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, ठंडक में एग्जाम्पल, इफ वन हैज सफर्ड इंजरी एट नी, मान लीजिए किसी घुटने में उसको कभी चोट लग गई, द इंजरी माइट हैव बीन हीटेड अप बट आफ्टर healed up, heated नहीं healed up, but after few months or years there may be pain at the same place of injury of knee। तो ठीक हो गई, उसको ठीक कर दिया गया, लेकिन कुछ सालों बाद अचानक उसी जगह पर दर्द हुआ, तो यह ठंडक की वजह से कोई हुआ, नमी की वजह से हुआ, वहां पर कोई मतलब नमी आ गई, नमी में ठंडक आ गई, ठंडक की वजह से है, तो अगर हुआ उस जगह पर तो यह जो है इसे पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम ड्यू टू ओल्ड इंजरी कहेंगे। इतना बड़ा नाम नहीं है, नाम छोटा है, ये पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम है। ऑब्स्ट्रक्शन जो हुआ था उस जगह पर कभी प्रॉब्लम हुई थी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन को रुकावट हुई थी, या तो की रुकावट हुई थी या ब्लड की रुकावट हुई थी, तो उसकी वजह से पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम आज हो रहा है। ये उनका तर्क है। लॉ नंबर 7, देयर इज एक्सेस ऑफ एनर्जी व्हेन स्टैग्नेशन ऑफ की और स्टेसिस ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस ड्यू टू ब्लड। यह सिद्धांत है जो हम लोग कहते हैं कि ऊर्जा की अधिकता और ऊर्जा की कमी का सिद्धांत है। अधिकता से कमी की ओर जाना है हमको, क्योंकि अगर कहीं ऊर्जा अधिक है और कहीं घटी है तो हम लोग उसी को ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, यही एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है। तो उनका अब एक्सेस और कैसे माने, तो उनका देयर इज एक्सेस ऑफ एनर्जी व्हेन स्टैग्नेशन ऑफ की, अगर की स्टैग्नेट हो गई है, रुक गई है, या ब्लड कहीं रुक गया है, रुकावट हो गई है, तो यह माना जाना चाहिए कि वहां पर एनर्जी बढ़ी है। यह सिद्धांत है, यानी कोई भी चोट लगी तो वहां स्टैग्नेशन ऑफ की हुआ या स्टेसिस ऑफ ब्लड हुआ, कोई भी हो, वहां पर आपको मानना है कि एक्सेस ऑफ एनर्जी है। यानी जब भी ट्रीटमेंट कोई करेंगे तो आपको
तुरंत ही वहां पर सिडेशन करना पड़ेगा। क्यों? एनर्जी बढ़ी हुई है, तात्कालिक आवश्यकता के रूप में आपको एनर्जी को घटाना पड़ेगा। सो ट्रीटमेंट इज गिवन बाय सिडेटिंग रिलेटिंग पॉइंट्स। अब यही बात आ गया, जब ऊर्जा बढ़ी है तो हमको बैलेंस करने के लिए ऊर्जा को घटाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको जब भी कभी पॉइंट लगाएंगे, कोई भी मैग्नेट लगाएंगे, कोई भी उपचार, it resolves stagnation of ki, this is the blood resulting in relief। अगर हम इसको स्टेगनेट करेंगे तो स्टेगनेशन ऑफ की क्या होगी? ये स्टेगनेशन ऑफ की क्या होगी, या स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा क्या? ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां ऊर्जा बढ़ी थी, हमने घटा दिया, तो घट गई ऊर्जा, तो बैलेंस हो गई। जैसे बैलेंस हो गई वैसे आपका दर्द वगैरह सब ठीक होने लगेगा। लॉ नंबर 8, on happening of painful obstruction syndrome, sedation of related points results in resolving the obstruction and relieving the pain। अब ये पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम अगर है तो सिडेशन ऑफ रिलेटिंग पॉइंट, अगर सिडेट करेंगे उसको, रिलेटिंग पॉइंट को, यानी ऊर्जा घटाएंगे। सिडेशन माने ऊर्जा को घटाना, और ऊर्जा घटाने का तरीका हम लोग एक्यूप्रेशर में जानते हैं कि अगर हम मैग्नेट से कर रहे हैं तो हम वहां पर पीला मैग्नेट लगा देंगे। पीला मैग्नेट जो देखिए, जो दिखता है उसको बात करिएगा हमेशा, जो दिखता है वो पीला दिखेगा तो सिलेशन है, अगर व्हाइट दिखेगा तो टोनिफिकेशन है। तो इस तरह हमको याद रखना है, अंदर बाहर कौन है ये नहीं, जो दिखता है अगर वो पीला है तो सिडेशन, जो दिखता है वो व्हाइट है तो वो टोनिफिकेशन। तो ऑब्स्ट्रक्शन, पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम में सिडेशन करने से उस पॉइंट पर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन को दूर हो जाता है, रुकावट दूर हो जाती है, अवरोध दूर हो जाता है, तो आपको दर्द से आराम मिल जाता है। इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन एंड पेन एट एनी जॉइंट, अगर किसी जॉइंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और पेन है तो सिडेट करने से क्या होगा, रिलीफ फ्रॉम पेन, तो पेन दूर होगा, दर्द दूर हो जाएगा और वो जॉइंट अपने आप नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा। लॉ नंबर 9, when there is injury at any place of the body, there is pain at such place of the body। अगर कहीं इंजरी हुई है तो पेन होगा। क्यों? पेन का यही तरीका है कि जब आप कोई इंजरी कहीं हुई तो उन जगहों पर इसलिए पेन होगा क्योंकि उन जगहों पर सुरक्षा के, हमारे शरीर के जो सुरक्षा तंत्र है वो उसी जगह आकर के सब इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए पेन भी होगा, लड़ाई होगी वहां। क्योंकि कोई भी इंजरी हुई है तो कोई घटना घट रही है, कोई ब्लड निकलना चाह रहा है, ये सब चीजें होंगी, तो वहां पर सुरक्षा तंत्र एक्टिव होगा, इसलिए पेन होता है। इट हैपेंस ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनर्जी अकरिंग देयर। अब एक जगह एक कमरे में 10 लोग हैं और ये सामान्य एनर्जी मानी जा रही है। अब उसी कमरे में 50 लोग आ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ी होगी कि नहीं होगी? इसी आधार पर इट हैपेंस ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनर्जी, क्योंकि यह एनर्जी बढ़ गई है। पहले 10 लोग थे, अब 50 लोग आ गए, तो सारे शरीर का तंत्र है उस स्थान पर जहां दर्द हुआ है, उसी स्थान पर सुरक्षा के कर्मी सब पहुंच जाते हैं। नॉर्मल कॉमन टर्म्स में बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचिए, लेकिन यही है, ऐसा ही होता है कि सुरक्षा तंत्र वहां पहुंच जाता है। ब्लड ही तो सुरक्षा, ब्लड में सारे सुरक्षा तंत्र के लोग बैठे हुए हैं, तो वो जाते हैं तो ब्लड ही तो बढ़ता है, इसलिए वहां पर लालिमा भी आएगी, सूजन भी हो जाएगा। Sedation of key in the meridian passing through place of injury provides relief from pain। अब देखिए इसका अर्थ समझिए, जो मेरिडियन जिस जगह पर, चाइनीज सिद्धांत, पहला सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत, जो मेरिडियन मार्ग है, इन्हीं मेरिडियन मार्ग से उनका सिद्धांत क्या है कि मेरिडियंस
आर द मीन्स बाय विच, देखिए मेरिडियन की परिभाषा समझ लीजिए, आप लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, मेरिडियन की परिभाषा हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड। मैन का जन्म इसी से हुआ, इसी से मैन क्रिएट हुआ, मनुष्य का जन्म इसी से हुआ। मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज एराइजेज। डिजीज एराइजेज माने शरीर के अंदर से कोई बीमारी अगर कभी आई तो इसी की वजह से आती है। द मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स। बाहर से कोई पैथोजेनिक फैक्टर से आएगी तो इन्हीं मेरिडियन मार्ग से आएगी। और चौथा है कि द मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड। इन्हीं मार्गों से उस बीमारी को भागना पड़ेगा। तो अब कभी ये जो मेरिडियंस है शरीर में, ये क्या है? पराभौतिक मेरिडियन है। पराभौतिक मेरिडियन है, दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ये मेरिडियन है, ये ऊर्जा के प्रवाह पथ है, अदृश्य प्रवाह पथ है। तो इन्हीं में ऊर्जा जा रही है। तो अगर इस ऊर्जा मार्ग में कहीं कोई परेशानी हुई, कहीं कोई चोट लग गई, कोई ट्रॉमा हो गई, कोई इंजरी हो गई, तो इसी मेरिडियन मार्ग में जब हम ऊर्जा को घटा देते हैं, तो चूंकि वहां उस मेरिडियन मार्ग में ऊर्जा बढ़ी हुई है, इसलिए वह सिडेशन करने से आपको पेन से छुटकारा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस देयर इज इंजरी अराउंड हार्ट मेरिडियन, अगर हार्ट मेरिडियन के आसपास कोई इंजरी हुई है तो सिडेशन at H7 provides immediate relief। H7 हमारा हार्ट का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, जहां पर हमारी ऊर्जा पहले आती है, बैटरी लगा हुआ है। जब भी कभी ऊर्जा ब्रह्मांड से आएगी तो वो H7 में आ जाएगी। हार्ट का H7 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो अब इस ऑर्गन सोर्स पॉइंट में अगर आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि वहां पर इंजरी है, तो वहां पर उस मेरिडियन मार्ग में उस जगह पर आपकी ऊर्जा बढ़ गई है, आपने सिलेक्ट कर लिया, ऊर्जा वहां से चली गई बाहर, तो आपको तुरंत जो है आराम मिल गया। सिडेशन माने ऊर्जा घटाना और टोनिफिकेशन माने होता है ऊर्जा बढ़ाना। तो लॉ नंबर 10 क्या है? देयर इज इन्फ्लेमेशन एट द प्लेस ऑफ द बॉडी वेयर देयर इज सीवियर एनर्जी। अगर कोई गंभीर चोट लग गई है तो इन्फ्लेमेशन होगा, ये एट द प्लेस ऑफ द बॉडी, उस शरीर के उस भाग में, उस जगह पर इन्फ्लेमेशन होगा। एट दैट प्लेस देयर हैपेंस पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एंड बर्निंग। 4 कंडीशन क्या है? वहां पर स्वेलिंग होगी, क्योंकि वहीं पर सुरक्षा तंत्र आएगा। क्यों ये होता है? क्योंकि जब शरीर में कहीं पर कोई चोट लगती है तो शरीर का सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है उस जगह पर आकर के, और क्यों? वहां पर जो आसपास के टिश्यू है, मैसेंजर्स है, वो मैसेज देते हैं कि हमारे यहाँ चोट लग गई, कोई भी चोट लगी। अब वो मैसेज चला जाता है ब्रेन को, तो ब्रेन नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोलर सिस्टम है, उसके साथ साथ एक और सिस्टम बहुत एक्टिव है, और वो साथ साथ रहता है, वो उसको कह लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अलोंग विद एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? ये आपके शरीर के सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है कि वहां पर चोट लग गई है। ये उसी तरह है, उदाहरण है जैसे यदि हमारे यहाँ कोई आक्रमण शुरू हो जाए, आक्रमण करने 4 लोग आ जाए और बदमाशी करने लगे, शैतानी करने लगे, तो हम लोग अपने आस पड़ोस के मित्रों को, बंधुओं को बताएंगे कि हमारे यहाँ 2-4 लोग आए हुए हैं, बाहर दरवाजे के सामने हैं। तो वहां पर हमारे घर के आसपास सारे लोग इकट्ठा होने लगेंगे। तो जब अब उस जगह पर जहां पर आपको 10 लोग, 15 लोग आ सकते हैं, उसी स्थान पर आपके 25-50 लोग आएंगे, तो ये वही प्रॉब्लम है जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में होगी। एट दैट प्लेस देयर हैपेंस पेन, क्या होगा? वहां स्वेलिंग होगी, क्योंकि स्वेल कर जाएगा वहां पर ब्लड एक माध्यम है, शरीर में रक्त एक माध्यम है, जिसके अंदर सारे सुरक्षा तंत्र होते हैं। तो सारे सुरक्षा तंत्र ब्लड लेके जाता है, तो ब्लड गया, तो ब्लड जब बढ़ जाएगा तो वहां स्वेलिंग हो जाएगी। ब्लड बहुत देर रुकेगा तो रेडनेस हो जाएगी, क्योंकि रक्त का रंग लाल है,
स्कारलेट रेड रक्त का रंग है, तो जब वहां आगे तो रेडनेस हो जाएगी, अधिक जितना रेड था, ये जो आपका गुलाबी आभा मान लीजिए है, उससे और अधिक रेडनेस आ जाएगी। अब क्योंकि रंग का रंग स्कारलेट रेड है तो रेडनेस आ जाएगी, बर्निंग होगा। क्यों? जैसे क्योंकि रेड, चाइनीज थेरेपी कहती है कि रक्त में गर्मी होती है, तो रक्त में गर्मी है, तो रक्त में क्या हुआ, गर्मी हुई तो क्या हुआ, बर्निंग हो गई। तो बर्निंग भी हो गई, स्वेलिंग, पहले स्वेलिंग हुई, रेडनेस हुई, बर्निंग हो गई। और जब उस जगह पर जहां पर के 40 आने चाहिए वहां पर 400 आ गए तो क्या होगा, पेन भी होगा। क्यों? वहां पर अटैक भी हो, कोई जो भी है, जो भी पैथोजेनिक फैक्टर्स है, जो बैक्टीरिया है, जो कोई भी चीजें है, ट्रॉमा में बैक्टीरिया है आगे, तो इन सब का जो कहते नहीं बैक्टीरिया तुरंत होगा, तो ये पेन, लड़ाई होगी तो उसमें पेन भी होगा इन सच ए केस। इसलिए इन्फ्लेमेशन की 4 कंडीशन, नंबर 1 स्वेलिंग, नंबर 2 रेडनेस, नंबर 3 बर्निंग, नंबर 4 पेन। अगर पेन इज देयर, then there must be swelling, there must be redness, there must be burning. Clear? In such a case, inflammation should be treated. अब inflammation, ऐसे केस में inflammation हम लोग मानते हैं सीडेट की, सीडेट की क्यों? inflammation है तो वहां पर की को घटाइए, reduce heat and increase cold in the meridian passing through the place of injury। ये सिद्धांत आ गया। थेरेपी यहाँ पर अभी आप बताया, पहला तो कंडीशन लक्षण बताया, अगर आयुर्वेद कहे तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्था तो पारणम, तो हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। तो पहले हमको मालूम लक्षण सूत्र आए कि रेडनेस होगी, बर्निंग होगी, होगा, तो हम लोगों ने कहा कि ये लिंग सूत्र है। फिर हमने कहा कि हेतु सूत्र, तो हेतु सूत्र सुनिए, उन्होंने कहा हेतु सूत्र, कारण आपने देख लिया कि इन्फ्लेमेशन, कारण क्या है, इन्फ्लेमेशन। यहाँ कहा इन्फ्लेमेशन इज देयर। अब इन्फ्लेमेशन आप समझ गए कि अगर स्वेलिंग है, रेडनेस है, बर्निंग है, तो यहाँ पर इस जगह पर एनर्जी अधिक आ गई है, तो ये हुआ हेतु सूत्र। फिर औषध सूत्र क्या हुआ, सीडेट की, ऊर्जा बढ़ी है तो ऊर्जा घटा दीजिए। बर्निंग, रेडनेस, स्वेलिंग सब है, तो इसका मतलब हीट है यहाँ पर, तो रिड्यूस हीट। अब हीट का चाइनीज में भी क्या है, अगर हीट को घटाना हो तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग 5 चक्रों को याद रखिए, एनर्जी सिस्टम को याद रखिए। हम लोग नंबर 1 पे क्या बोलते हैं कि विंड है, यानी हम लोग बोलते हैं वुड, फिर हम बोलते हैं फायर, फायर से फिर हम लोग कहते हैं अर्थ, अर्थ से हम कहते हैं कि मेटल, और मेटल से कहते हैं जल। और जब कंट्रोलिंग साइकिल की बात आती है तो हम कहते हैं कि हीट को कंट्रोल करेगा, अगर फायर को कंट्रोल करेगा जल। तो हीट को रिड्यूस करने के लिए इंक्रीज कोल्ड इन द मेरिडियन पासिंग थ्रू द प्लेस ऑफ इंजरी। जो मेरिडियन जहां पर हो रही है उस मेरिडियन के आसपास कोई पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट होगा, तो पॉइंट तो तय है, तो उस पॉइंट के आसपास कोई मेरिडियन जा रही होगी, उसको खोज लीजिए और वहीं पर आप सीडेट की, रिड्यूस हीट एंड इंक्रीज कोल्ड, 3 चीजें कर लीजिए तुरंत। इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन केस देयर इज इंजरी अराउंड हार्ट मेरिडियन, अगर हार्ट मेरिडियन के आसपास इंजरी हो गई है एंड देयर इज इन्फ्लेमेशन एट सच प्लेस, इन्फ्लेमेशन हो गया है, देख रहे हैं कि भाई स्वेलिंग भी है, रेडनेस है, बर्निंग है, पेन भी है, तो आप क्या करिए, देखिए सीडेट की माने H7 ऑर्गन सोर्स पॉइंट को सीडेट कर दीजिए। फिर S8 और H3 को S8 को भी सीडेट कर दिए। क्या है, रिड्यूस हीट। S8 क्या है, 3, S8 कौन सा पॉइंट, H8 होगा, S8 नहीं होगा, आठ, H8 होगा, H8 होगा, रिड्यूस हीट माने H8 होगा, S न होकर के H होगा, H8 माने हार्ट का पॉइंट 8 नंबर, क्योंकि 9 वो हार्ट का वुड पॉइंट है 9, दूसरा 8 H8 पॉइंट है आपका फायर का, और H7 है आपका अर्थ का। तो H8 हीट के रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस हीट H8 एंड इंक्रीज कोल्ड H3 वाटर पॉइंट है, तो H3 को आपने टोन कर दिया। तो H7 H8 दोनों को सीडेट करिए और H3 को टोन कर दीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगी। दिस इज द थेरेपी। ये आपको थेरेपी का कंसेप्ट समझ में आ गया
कि पेन है तो वहां पर सिडेट की, रिड्यूस हीट एंड इंक्रीज कोल्ड, बस 3 चीजें हैं। जिस मेरिडियन में हो वहां कर दीजिए। तो यहाँ हार्ट का पॉइंट, अग्नि का पॉइंट है 8, तो H8 को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट की माने ऑर्गन सोर्स पॉइंट का जो है उसको एनर्जी है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। और वाटर पॉइंट है H3, इसके 9, 8, 7, 4, 3, तो तीसरा जो लास्ट पॉइंट है 3 वाटर पॉइंट है, तो H3 को टून कर दीजिए। देखिए यहाँ H7 H8 लिखा हुआ है, यहाँ नीचे वाले में H8 भी लिखा हुआ है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि H7 H8 दोनों। लॉ नंबर 11, if there is a cut due to injury at any place in the body, then there happens pain, bleeding at such place. अब अगर कट है तो अगर कोई इंजरी हुई और आपका कट हो गया तो शरीर में उस जगह कटा हुआ जो भाग है उस जगह पर दर्द होगा एंड ब्लीडिंग होगी, दोनों चीज होगी। ब्लीडिंग होगी क्योंकि रक्त बाहर निकलना चाहेगा, रक्त तो बाहर निकलना चाहेगा, प्लेटलेट्स रुकना चाहेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि प्लेटलेट्स चाहेंगे कि रुक जाए। ब्लीडिंग मस्ट बी क्लियर्ड बाय बैंड एड, अगर तो रक्त बहेगा तो बैंडेड लगाकर रक्त को बहने से रोकिए, क्योंकि रक्त ही हमारे शरीर में, अगर रक्त नहीं है तो सारे फंक्शन रुक जाएंगे। तो रक्त क्या है, लगभग 5 लीटर के आसपास पूरे शरीर में रक्त है, वो अगर बहने लगेगा तो प्रॉब्लम होगी। कि इमरजेंसी के लिए हमारे पास 2 ही ऑर्गन है, एक स्प्लीन और एक लीवर। अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूप्रेशर 2 ही ऑर्गन है जो लीवर दे सकता है और इमरजेंसी में। अब एक के पास 150 है, दूसरे के पास भी लगभग 150 है, तो 150 300 ml केवल, तो 5,000 मान लीजिए ml है, तो 5 लीटर और 300 और, तो इतना, तो 5.3 लीटर हुआ। तो ये 5.3 लीटर अगर बह जाए मान लीजिए 1-1.5 लीटर, तो आपको कितना इंजरी होगी, कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ब्लीडिंग मस्ट बी क्लियर बाय बैंडेड, बैंडेड लगा दीजिए ताकि रुक जाए, और तब शरीर के जो और तंत्र है वो भी सक्रिय होगा, हमारे प्लेटलेट सक्रिय होंगे। एंड देन गिव ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एज डिस्क्राइब इन लॉ नंबर 10। तो ब्लीडिंग रोकिए और इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट कर दीजिए, वही जैसे कि उन्होंने पॉइंट नंबर 10 में कहा हुआ है। ये उपचार हो रहा है, आप समझिए, इसको समझते जाइए, नोट करते जाइए। इस किताब को भी आप परचेज कर सकते हैं, ये किताब ये है, इस किताब को परचेज कर लीजिए, और ये दिखाई पड़ रही होगी आपको। तो when there is burn at any place of the body, energy and heat become excessive there. कह रहे वही, फिर वही बात, when there is burn at any place of the body, अगर कहीं बर्न हो गया है, कहीं कोई बर्निंग हुई है, जल गए हैं वहीं पर, तो एनर्जी एंड हीट बिकम एक्सेसिव देयर, वहां पे भी एनर्जी, जले हैं, जलने की भी तो एनर्जी है, अग्नि भी तो एनर्जी है, तो एनर्जी बढ़ी है, हीट दोनों बढ़ी है। देयर अकर्स बर्निंग एट सच प्लेस, तो वहां पर बर्निंग हो जाएगी, आपको दर्द होने लगेगा, जलन हो रही, जलन होगी, ठीक है। इन दैट केस फर्स्ट application of black or blue at primary and secondary correspondence of the place of burn provides immediate relief. अब वो जो जगह हुआ है तो वहां पर एप्लीकेशन क्या कीजिए, ब्लैक और ब्लू, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में। अब प्राइमरी करस्पॉन्डेंस क्या है, सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस क्या है। हम लोग हमेशा करस्पॉन्डेंस की जब बात करते हैं तो हाथों को ऐसे रखते हैं, शरीर का जो भाग बाईं तरफ है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे स्प्लीन बाईं तरफ है, तो स्प्लीन का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस हमेशा लेफ्ट हैंड में होगा। प्राइमरी करस्पॉन्डेंस स्प्लीन का लेफ्ट हैंड में होगा,
और उसी का स्प्लीन का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस यहां पर होगा। साइड में तो लेफ्ट में रहेगा लेकिन दूसरे हाथ में होगा। अब लीवर, अगर लीवर की बात आए तो लीवर का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, लीवर दाहिनी तरफ, शरीर के दाहिनी तरफ है, इसलिए लीवर को हम लोग दाहिनी तरफ, हम बीच में जहां स्टर्नम है उससे अपने शरीर को बांट दें, तो ये बाईं तरफ होगा या दाहिनी तरफ हो गया। तो ये दाहिनी तरफ चूंकि लीवर है इसलिए प्राइमरी करस्पॉन्डेंस दाहिनी तरफ होगा, दाहिने हाथ में होगा, और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस बाईं तरफ होगा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस का अर्थ है। तो इन केस फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू दोनों लगा सकते हैं, लेकिन यदि बहुत अधिक और अधिक आप बढ़िया करना चाहें तो प्रोफेसर पार्क जेबू ने अग्नि के लिए, जलन है ना, अग्नि के लिए हमेशा ब्लू कलर कहा है। उन्होंने ब्लू, उन्होंने 8 एनर्जी सिस्टम कहा तो उन्होंने ब्लू कह दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी हो तो ब्लू, जो कोल्डनेस की उन्होंने जो कलर बताया वो ब्लू बताया। तो आप ब्लू लगाना चाहें लगाइए, ब्लैक ब्लू दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ब्लू इज द बेस्ट। तो प्राइमरी करस्पॉन्डेंस दोनों में लगाइए एट द प्लेस ऑफ बर्न, जहां बर्न हुआ है। बर्न तो आपके किसी हाथ में हुआ होगा, कहीं हाथ में हुआ है, तो उस हाथ के जो करस्पॉन्डेंस आप निकालते हैं इस पर आएंगे। हाथ में उंगली हो जाएगी, हाथ में मान लीजिए करें तो उंगली हो जाएगी, शरीर के भाग में होगा तो हथेली में हो जाएगी। तो उसके करस्पॉन्डेंस आप ढूंढ लीजिए और उस करस्पॉन्डेंस में आप लगा दीजिए, दोनों तरफ, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगी। कहीं आपके हाथ में जल जाए, मान लीजिए जल जाते हैं, आपका उस हाथ में जल गए, तो आप वहां नहीं लगा सकते, मान लीजिए तो दूसरे हाथ में लगा सकते हैं। दूसरे हाथ में उसी जगह पर दूसरे हाथ में लगा दीजिए। आप प्राइमरी सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस में लगा दीजिए, हाथों में लगा दीजिए, ब्लैक कलर ब्लू कलर, तो इससे आपको रिलीफ मिल जाएगी। ये कहने का अर्थ है। कभी आप एक्सपेरिमेंट करके कोई देखे कि जब किसी की जल गया हो और तुरंत उसको लगा दीजिए ये ब्लू कलर करस्पॉन्डेंस पे, या अगर बाएं हाथ में जलन हुआ तो बाएं हाथ में जहां पर जगह है वही दाहिने हाथ में उसी जगह पर लगा दीजिए, तो भी आपको रिलीफ मिलेगी। सेडेशन ऑफ की इन द मेरिडियन पासिंग थ्रू द प्लेस ऑफ बर्न टुवर्ड्स रिलीफ। अब दूसरा काम तुरंत करिए, जो मेरिडियन वहां से उस बिंदु के पास से पास हो रही है उसमें एनर्जी को घटा दीजिए। मान लीजिए हार्ट है या बाद में लंग्स है, तो लंग्स का चलते हैं 11 10 9, तो लंग्स की 9 होगा, तो लंग्स से LO9 को सिडेट करना पड़ेगा उसी में, ठीक। तो सिडेशन ऑफ की इन द मेरिडियन पासिंग थ्रू द प्लेस ऑफ बर्न टुवर्ड्स रिलीफ मिल जाएगी आपको। सिडेशन ऑफ हीट पॉइंट एंड टोनिफिकेशन ऑफ कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ द मेरिडियन प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम बर्निंग एंड देयर इज नो इरप्शन ऑफ ब्लिस्टर्स। तो वहां पर जलन में तत्काल आपको लाभ मिलता है, ये इनका कहना है। तो यानी आप तुरंत करिए कि एक तो की को रिलीफ डाउन करिए, दूसरा हीट पॉइंट को डाउन करिए, और टोनिफिकेशन ऑफ कोल्डनेस बढ़ा दीजिए। क्यों? सिद्धांत वही है, जहां पर कोई दर्द हुआ है, जहां पर उसके आसपास का मेरिडियन खोजिए, जो मेरिडियन बिल्कुल बगल से जा रही हो उस मेरिडियन में ट्रीटमेंट करना है। जलीय स्थान के आसपास से जाने वाले मेरिडियन में की को सिलेक्ट करिए और जलीय स्थान के पास से जाने वाले मेरिडियन के हीट पॉइंट को सिलेक्ट करिए और कोल्डनेस को टोन करिए। तो इससे क्या होगा, फफोले नहीं पड़ेंगे। ये करके आप देखिए, सिंपल सा ये है कि फफोले तब नहीं पड़ेंगे जलन हुई हो। आप ब्लू कलर लगा लें करस्पॉन्डेंस पे तो भी फफोले नहीं पड़ेंगे। और ये सर ने जो ट्रीटमेंट दिया है, इस ट्रीटमेंट पे करने के बाद फफोले तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेंगे। लॉ नंबर 13, पेन ड्यू टू इंजरी इज ऑल्सो रिलीव्ड। अब देखिए, समझ, बस यहीं पर हम लोग समझते जाना है, सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा है उनके आधार पर। पेन ड्यू टू इंजरी इज ऑल्सो रिलीव्ड, इसका उपचार हो सकता है यानी कम हो सकता है। कैसे? बाय ट्रीटमेंट एट पेन रिलीविंग डिस्टल पॉइंट्स।
हम लोगों ने पढ़ा है डिजिटल पॉइंट। डेटा इज वन के लॉ ऑफ डिजिटल पॉइंट्स। डिजिटल पॉइंट्स कई होते हैं, मुख्य रूप से 6 या 7 होते हैं, 7 ही, 4 3 7 है। तो 7 डिजिटल पॉइंट मुख्य रूप से है। वो डिजिटल पॉइंट नॉर्मली क्या होता है, दूर में। डिजिटल पॉइंट क्यों है? डिजिटल माने दूर, प्रॉक्सिमल माने, ये सिद्धांत वहां का है मॉडर्न साइंस का। प्रॉक्सिमल माने बिल्कुल करीब, जो चिपका हुआ, वो प्रॉक्सिमल है। डिजिटल माने दूर। तो जो डिजिटल पॉइंट है माने ये दूर में रहते हुए, और उस जगह के कंट्रोलर होते हैं, उस पॉइंट के कंट्रोलर होते हैं ये डिजिटल पॉइंट। कैसे? सामान्य व्यवस्था में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमने हमारा कोई एरिया है, हम कहीं रहते हैं, हम सेक्टर 62 में रहते हैं। हमने देखा कि सेक्टर 62 की जो थाना है वो सेक्टर 58 पड़ता है। तो वहां पर जो है SHO वहां बैठे हुए हैं, उनके पास एक पुलिस टीम है। ये हमसे, हमारे घर के बिल्कुल बगल में नहीं है, दूर है थोड़ा सा, लेकिन ये उस एरिया के, ये जिस एरिया में हम रहते हैं उसके वो इंचार्ज हैं। तो हमको कोई रिपोर्ट करनी होगी तो हम सेक्टर 58 में जाएंगे। ये हमारा लोकल पॉइंट। लोकल पॉइंट जैसे हमने कहा ना, मेरिडियन के बगल में, तो मेरिडियन पॉइंट यहाँ पर था और मेरिडियन यहाँ पर है, तो हम लोगों ने इस पॉइंट पर लगा दिया यहाँ पर। ठीक, उस पर हम लोग ने ट्रीटमेंट किया उसी आधार पर। लेकिन मान लीजिए हमारा काम वहां नहीं बना, तो हमारे पास समाज व्यवस्था के अनुसार तमाम और है, उनसे सीनियर अधिकारी है, DSP है, SP है, SSP है, कमिश्नर है। तो ये जो दूर बैठे हुए लोग हैं वो कंट्रोल, उस पर कंट्रोलर है, उस लोकल के कंट्रोलर हैं। SSP साहब ने कहा, उनको SHO को फोन किया कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो उनको करना पड़ेगा। तो ये कंट्रोलर के रूप में भूमिका कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, डिजिटल पॉइंट दूर है, लेकिन वो हमारे यहाँ तो दूर है, लेकिन उसका जुरिडिक्शन अधिक है। ऐसे डिजिटल पॉइंट का इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ इंजरी ऑन फेस, हमने पढ़ा है कि माथे से लेकर के गले तक के सभी रोगों का उपचार LI4 पे करिए। तो LI4, अगर आपका फेस में, चेहरे में कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, बर्निंग है, कुछ भी है, तो आप LI4 को सिलेक्ट कर दीजिए। इन केस ऑफ इंजरी ऑफ ट्रीटमेंट LI4, द डिजिटल पॉइंट ऑफ फेस प्रोवाइड्स रिलीफ। इन केस ऑफ इंजरी एट द नेक, अगर गर्दन में हुआ है तो LU7, हमने पढ़ा है कि पीछे के लिए गर्दन में जहां पर होगा तो LU7 हमारा है, तो LU7 हमारा डिजिटल पॉइंट है, उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको चेस्ट में हुआ है तो पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है कि पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट हार्ट और चेस्ट के लिए पूरा जिम्मेदार है, तो P6 को सिलेक्ट कर दिया। अगर हमारा पेट में हो रहा है तो हम होगा ST36 हमारा पॉइंट है, F1 के लिए हमारा ST36 डिजिटल पॉइंट है, उसको सिलेक्ट कर दिया। अगर हमको और नीचे आ गया तो SP6 आगे और पीछे दोनों के लिए SP6 पॉइंट है, यानी नाभि से नीचे, नाभि के नीचे जो भी पॉइंट है, तो आगे और पीछे यानी बटक्स वगैरह भी जो है, सब में पैरों वगैरह सब शामिल है, SP6 का हमारा पॉइंट है। और अगर हमारे बैक में, जो कमर के नीचे ऊपर वाले में यहाँ, और ये कमर में बैक में, अगर इस पॉइंट में मध्य वाले में, तो ऊपर UB54 आ जाएगा। और फिर नीचे आपका जो ये बटक्स के आसपास जो एरिया नीचे है, वहां पर आपका SP6 आ जाएगा, और बीच वाले में UB54 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने हुए? 3 4 तो उसके हो गए, और 2 इसके हुए, 6 पॉइंट। LI4, LU, P6, ST36 और ST36 और SP6, 4 पॉइंट ये हो गए, और 2 पॉइंट, 6 पॉइंट। तो ये कहना कि आराम। Law number 14. If there is injury in the upper part of the body, transferring key to lower part of the body provides relief. देखिए, if there is injury in the upper part of the body, देखिए अब ऊपर के, अब देखिए ये सिद्धांत और हुआ, ऊपर का पार्ट हमारा क्या है? यांग है, नीचे का पार्ट हमारा इन है। तो यानी अब एनर्जी सिद्धांत, ऊपर के
पार्ट में इंजरी हुई है, तो यानी ऊपर के पार्ट में हमारा क्या बढ़ा है, एनर्जी बढ़ी है। तो ट्रांसफरिंग की टू लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स रिलीफ। तो अगर इस ऊर्जा को हम नीचे की तरफ भिजवा दें तो हमको आराम मिल जाएगा। लाइकवाइज इन केस ऑफ इंजरी एट लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नीचे के पॉइंट में कोई हमको इंजरी हुई है तो इस ऊर्जा, वहां नीचे की ऊर्जा बढ़ी है, तो इस ऊर्जा को ऊपर की ओर भेज देंगे तो हमको आराम मिलेगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर अपने थ्योरी सब समझते रहिए। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंजरी अराउंड LI15, LI15 के आसपास कोई हमारा इंजरी हुई है या ST36 में हुई है, नहीं अराउंड LI15 में हुई है, तो ST36 सिडेशन या ST38 प्रोवाइड्स रिलीफ। क्यों? LI15 कहाँ है? LI15 हमारा है कंधे पर, LI15 हमारा कंधे पर है, तो यानी ऊपर के पार्ट में हमारी प्रॉब्लम आई है। तो अब नीचे का पार्ट क्या है? ST36, नीचे का पार्ट है ST36, तो ST36 को सिडेशन कर दीजिए या ST38 को, तो ये इससे आपको रिलीफ हो जाएगी। तो ऊपर के ट्रीटमेंट में इंजरी यहां हुई, लेकिन नीचे के पॉइंट में आपने कर दिया तो एनर्जी जो है नीचे की ओर चली गई। इन केस ऑफ इंजरी इन शोल्डर अराउंड GB21, sedation at GB34 प्रोवाइड्स रिलीफ। अगर इंजरी शोल्डर अराउंड GB21, अब कंधे के आसपास GB21 में दर्द हुआ है, 21 के आसपास यहाँ पर कंधे पे दर्द हुआ, GB21 जो है आपका लेटरल साइड से जाता है बॉडी के, उससे ऊपर से उतरता है और नीचे से उतर जाता है, तो GB शोल्डर के पास हुआ, तो सिडेशन एट GB34, GB31 नीचे के पॉइंट है, तो वहां का सिडेशन कर देंगे तो वो रिलीफ मिल जाएगी। इन केस ऑफ इंजरी इन शोल्डर अराउंड UB10, UB10 के आसपास हुआ, UB10 मेरिडियन यूज जाती है आगे से जाकर के अब पीछे जाती है, UB10 यहाँ शोल्डर राउंड, यहाँ कहीं UB10 पे आपको या UB11 के आसपास हुई तो आपको UB60 नीचे वाले में करेंगे तो रिलीफ मिल जाएगी। तो सिद्धांत इस रूप में है, इन केस ऑफ इंजरी एट नेक अराउंड GB20, GB34 सिडेशन, GB39। तो अगर GB20 के आसपास कहीं पर दर्द हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो नीचे के उसी मेरिडियन के नीचे की बात कर रहे हैं, उस मेरिडियन के नीचे के पॉइंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो एनर्जी नीचे की ओर चली जाएगी, तो उससे आराम मिल जाएगा। ये सब स्पेशल उनके रिसर्च वर्क के आधार पर है, लेकिन तब भी आप लोग समझते, हम लोग समझते चल रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। 8 extraordinary vessels transport energy from upper to lower parts of the body and vice versa। अब जो ये सेमेस्टर 4 में है 8 extraordinary vessels, E8 EOV, 8 extraordinary vessel क्या करती है? ये एनर्जी को अपर टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करती है। अब ये है क्या? नॉर्मल जो है वो हमारे मेरिडियन है, नॉर्मल हमारे पास मेरिडियन है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और ऊर्जा चल रही है। ये 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों कहा गया? विशेष, असाधारण है ये, इनमें ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है, और ये जब कभी आपकी ऊर्जा आई तो वो ऊर्जा मान लीजिए आपको अधिक मिली, तो ये ऊर्जा इन केंद्रों में, इस वेसल्स में सुरक्षित रखी जाती है कि जब कभी आवश्यकता पड़ेगा तो इनको यूज करेंगे। जैसे हमारे जलाशय बड़े बड़े होते हैं, रिजर्वायर होते हैं, उनको हम रोक लेते हैं, तो होता क्या है कि रिजर्वायर में हम लोग खूब पानी इकट्ठा कर लेते हैं, मान लीजिए पानी हुआ और आपको जब कभी जरूरत पड़ी तो हमने उस पानी को यूटिलाइज कर लिया, डैम बनाते हैं, ये सब बना वही है। तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल हैं जो ऊर्जा को समेट लेते हैं अपने में, और जब आवश्यकता होती है तो यही ऊर्जा को प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करते हैं? एनर्जी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये। अब इन्होंने का उदाहरण दिया, फॉर इंस्टेंस P6 अब P6 ऊपर है और SP4 ये एक कॉम्बिनेशन है उनका। इस पर आप लोग कभी जब जो सेमेस्टर 4 जान रहे होंगे वो जान रहे हैं।
जो सेमेस्टर 4 पढ़ चुके हैं वो इस बात को जान रहे होंगे कि sp4 और p6 दो उसके पॉइंट वाले जो हैं, दो कपल पॉइंट और मास्टर पॉइंट कहलाते हैं। वो एक पॉइंट कपल पॉइंट कहलाता है, एक पॉइंट मास्टर मीन मास्टर जो कंट्रोलर, और दूसरा उसका एक सहयोगी। तो sp4 p6 दो है, तो p6 ऊपर है और sp4 नीचे। अब ये दोनों कनेक्शन में है। इन केस ऑफ इंजरी एनर्जी अराउंड p6, इन केस ऑफ एनर्जी अराउंड p6 और एनीवेयर अलोंग पेरिकार्डियम मेरिडियन, तो अगर एनर्जी p6 के आसपास बढ़ी हुई है तो p6 को सिडेशन करेंगे और sp4 को टोन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर p6 में एनर्जी हुई तो p6 से आप हटा दीजिए एनर्जी और sp4 की ओर से ऊपर ले आइए, तो क्या होगा? दोनों स्प्लीन, तो एनर्जी गोज टू स्प्लीन फ्रॉम पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम से स्प्लीन में चली जाएगी, पेरिकार्डियम कम हो जाएगी, स्प्लीन बढ़ जाएगी। नहीं स्प्लीन, हाँ, एनर्जी गोज टू स्प्लीन फ्रॉम पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम p6 में जो है एनर्जी स्प्लीन में चली जाएगी और पेरिकार्डियम में नहीं रहेगी, मतलब वहां से गोज टू स्प्लीन, स्प्लीन को चली जाएगी। तो p6 का सिडेशन किया, तो यानी हमारे यहाँ से जहाँ दर्द है, यहाँ चोट लगी है, तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ी है, तो इसको हम सिडेट कर दिए तो नीचे चली गई, और sp4 को टोन कर दिया तो sp4 में एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? पेन कम हो जाएगा। सिमिलरली इफ देयर इज एन इंजरी अराउंड sp4, अगर sp4 के आसपास कहीं है तो हमने क्या किया? sp4 को सिलेक्ट कर दिया, वहां एनर्जी घट जाएगी और पेरिकार्डियम में बढ़ जाएगी। तो एनर्जी गोज फ्रॉम पेरिकार्डियम टू स्प्लीन। हाँ, तो स्प्लीन में स्प्लीन फ्रॉम पेरिकार्डियम, उसमें स्प्लीन से पेरिकार्डियम की ओर एनर्जी गोज टू स्प्लीन फ्रॉम पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम से स्प्लीन गई थी, और इसमें उल्टा हो जाएगा, मतलब sp4 में घट जाएगी और p6 में बढ़ जाएगी। नीचे की एनर्जी, अगर नीचे चोट हुई है तो नीचे एनर्जी बढ़ी है, तो उसको आप sp4 को सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ एनर्जी घट जाएगी और पेरिकार्डियम में बढ़ जाएगी। ये उसका अर्थ है। एक दो लॉ और हम लोग करते हैं। ये लॉ हमारे जो है कुल मिलाकर के शायद 20 है, 20 हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको आज पूरा कर लें। इन केस ऑफ इंजरी अराउंड मेरिडियन, tonification at the passage point of paired meridian results in transfer of energy to the paired meridian। एक और सिद्धांत हम लोगों ने सब सिद्धांत के आधार पर है। अगर किसी मेरिडियन के आसपास कोई इंजरी हुई है तो जो पैसेज पॉइंट का, जो पैसेज पॉइंट का कंसेप्ट क्या है? पैसेज पॉइंट माने होता है एक मेरिडियन का, एक यांग है मेरिडियन और एक इन मेरिडियन है, तो एक यांग ऑर्गन है और एक इन ऑर्गन है, तो इन दोनों के बीच में कैसे एनर्जी का ट्रांसफर हो, वो पैसेज पॉइंट के थ्रू। जैसे घर में हस्बैंड और वाइफ दो लोग हों, उनके पास और एनर्जी माने मान लीजिए रुपया पैसा भी तो है एनर्जी, तो एनर्जी हो तो वो एनर्जी एक के पास, दोनों के पास पहले 50-50 हो बाय द वे, एक के पास 40 हो जाए, किसी खर्च हो जाए तो 40 हो जाए, और दूसरे के पास उस समय बाय द वे उनके पास आ गया, उनके पास 100 रुपया हो जाए। तो घटा और बढ़ा, अगर वाइफ पैसा मांगे तो हस्बैंड को देना पड़ेगा, और अगर हस्बैंड के पास कम हो वाइफ से मांगे तो वाइफ देंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है वो पैसेज पॉइंट के रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि उसमें भी पेयर ऑर्डर, मतलब पेयर माने जो उसका हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो पेयर ऑर्डर है उस मेरिडियन में से पैसेज पॉइंट के थ्रू ट्रांसफर होता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप, इफ देयर इज इंजरी अराउंड हार्ट मेरिडियन, अगर हार्ट मेरिडियन में कहीं कोई इंजरी हुई है तो क्या होगा? SI5 results in transfer of energy from heart meridian to small intestine। तो अगर इस SI5 को हम लोगों ने टोन कर दिया, ये हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ पैसेज पॉइंट, वहां से समझ में आएगा।
तो यानी अगर हार्ट मेरिडियन में कोई इंजरी हुई तो यहाँ एनर्जी बढ़ी है। अब इसको हार्ट मेरिडियन से हमको स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन जाना है, एनर्जी को हार्ट से घटा के स्मॉल की तरफ जाना है, तो हम लोग SI5 को टोन कर देंगे, तो क्या होगा, हार्ट मेरिडियन से एनर्जी स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में चली जाएगी। SI5 को टोन करने से तुरंत चली जाएगी, वहां पर वो रास्ता खुल जाएगा, तुरंत SI5 को एनर्जी बढ़ जाएगी। अब रिलीफ हो जाएगी। ये तर्क है। लॉ नंबर 17, प्लेसिंग आइस एट द प्लेस ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन। जहां कहीं आप देखते हैं ना मोच और प्रदाह जो होते हैं ना, तो क्या होता है वहां पर, हम लोग कह रहे हैं ना एनर्जी बढ़ी है, तो जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं कि बर्फ से सिकाई करिएगा, सिकाई बोलते हैं लेकिन कहते हैं बर्फ से सिकाई करिए। क्यों? क्योंकि इस समय तो एनर्जी बढ़ी है, यानी हीट बढ़ी है, एनर्जी माने बढ़ी है, हीट बढ़ी है, तो स्ट्रेन और स्ट्रेन की जगह पर जहां मोच लगी है वहां पर आइस रखिए तो ठीक हो जाएगा। पुटिंग ब्लैक और ब्लू कलर, स्पेशली ब्लू, आई रिकमेंड ब्लू, लेकिन ब्लैक ब्लू कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कहे चाइनीज का तर्क ब्लू ब्लैक दोनों है, लेकिन प्रोफेसर पार्क डिगो ने उसको ब्लैक ब्लू कहा है, इसलिए ब्लू कहे। तो ब्लू कलर अगर आप लगा देंगे तो करस्पॉन्डेंस लेवल पर तो क्या होगा, रिलीफ मिल जाएगी। अप्लाई क्रैप बैंडेज एट द प्लेस ऑफ स्ट्रेन एंड कीप सच प्लेस अ लिटिल अबव, थोड़ा सा ऊपर रखिए। तो ये क्या है, ये रेस्ट प्रोवाइड्स रिलीफ ड्यूरिंग स्ट्रेन। तो रेस्ट ऊपर उठाइए, रेस्ट लीजिए, क्रेप बैंडेज करिए, और उसको जब अगर पैर में चोट लगी तो पैर को ऊपर कर, पहले तो रेस्ट लीजिए, दूसरा क्रेप बैंडेज बांधिए, दूसरा ऊपर रखिए और दूसरा आइस। तो इसको राइस के बोलते हैं, इसको इस ट्रीटमेंट को राइस ट्रीटमेंट। आर में रेस्ट होता है, आर में रेस्ट, आई से आइस, और सी से क्रैप बैंडेज, और ई से एलिवेशन है इसमें, तो राइस ट्रीटमेंट है। आर माने रेस्ट, आई माने आइस, और सी माने क्रैप बैंडेज, और ई माने एलिवेशन। एनर्जी बिकम्स एक्सेस एट द प्लेस ऑफ स्ट्रेन, सो सीडेटेड पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए। लॉ नंबर 18, देयर इज डिफरेंस बिटवीन पेन ऑफ अर्थराइटिस एंड दैट ऑफ इंजरी। अर्थराइटिस के केस में और इंजरी के केस में जो पेन है वो में अंतर है। अर्थराइटिस के दर्द में ऊर्जा की कमी होती है, देयर इज डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी इन द पेन ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस अगर है तो बढ़ा नहीं है बल्कि डिफिशियंसी है, एंड एक्सेस ऑफ एनर्जी इन द, और इंजरी में एनर्जी एक्सेस होती है। बस ये अंतर समझ लीजिए। इसलिए अर्थराइटिस के केस में हमेशा टोनिफिकेशन है, और यहाँ पर चोट में ऊर्जा की अधिकता की वजह से सिडेशन है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन, ये नोट कर लीजिए आप लोग, बिटवीन पेन ऑफ अर्थराइटिस एंड दैट ऑफ इंजरी। देयर इज डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी इन द पेन ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में एनर्जी कम होती है जिसकी वजह से है, लेकिन इंजरी में वहां पे एनर्जी अधिक होती है। लॉ ऑफ 19, द ओरिजिनल echo points of the place of energy if sedated at Buell meridian provides immediate relief। अगर आप ब्यूअल मेरिडियन का प्रयोग करेंगे चोट के स्थान पर स्थित ओरिजिनल एको पॉइंट को ब्यूअल मेरिडियन में सीडेट करने से चोट के दर्द में तत्काल आराम मिलता है। जैसे आप ये मिसनोमर के लिए बताया हुआ उन्होंने सर ने कि जैसे आपको लगा कि पांव में SP1 पर है तो अंगूठे में चोट लग गई आपको, तो ये तर्क लोग देते हैं कि क्या हाथों में जो ब्यूअल मैग्नेट लगाएंगे तो आराम मिल जाएगा। तो इसका उत्तर है कि चोट के स्थान पर स्थित ओरिजिनल एको पॉइंट को ब्यूअल मेरिडियन में सीडेट करने से चोट के दर्द में तत्काल आराम मिलता है। पांव के SP1 पर, पांव में SP1 पैर में है
बड़े जैसे अंगूठे में है, तो अंगूठे में अगर चोट लग जाएगी तो जो हाथ का SP1 ड्यूल पॉइंट हो, जो हाथ में SP1 पॉइंट होगा यहाँ स्पिन का मेरिडियन मिडिल फिंगर में, यहां पर सिलेक्ट करने से तत्काल आराम मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा दूसरा तर्क है वहां वहां एनर्जी बढ़ी है, वहां एनर्जी अंगूठे में एनर्जी बढ़ी है। ये ये तर्क उसका है कि अपर और लोअर के कंसेप्ट में ही शायद है। तो अगर, लेकिन दोनों तरफों है कि मतलब पैर में आपके अंगूठे में चोट लगी तो वहां एनर्जी बढ़ी कहाँ है, SP1 पर, अंगूठे में बढ़ी। अब SP1 ये ब्यूल पॉइंट हम लोग यहाँ हाथ में है, तो अगर हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर दिया तो दर्द में तत्काल आराम मिलेगा। तो यानी इसका इफेक्ट वहां पहुंचा, यही तो इसका अर्थ हुआ, क्योंकि ये एनर्जी वहां से यहां तो ले नहीं रहा है। SP1 का जो हाथ के पॉइंट है उसको सिलेक्ट कर रहा है, तो इसका वहां भाई वहां असर हो रहा है, जबकि वहां एनर्जी बढ़ी है SP1 पर अंगूठे में, तो वहां से एनर्जी घटानी है। तो हम लोग SP1 के ब्यूल पॉइंट को सिलेक्ट करने से भी आपको आराम मिलेगा। ये तर्क है, ये उसका तर्क है जो ये कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोग ओरिजिनल मेरिडियन में कोई कार्यवाही करें कि SP1 को वहां पर जहां पर था SP1 पे वहां सिलेक्ट करें अंगूठे में तो भी आपको फायदा मिलता, तो अगर हम हाथ में भी करते हैं तो भी हमको तत्काल फायदा मिलता है। ये उसका इसका अर्थ है। लॉ नंबर 20, इफ इंजरी is at the dual meridian point, sedation at the original point of injury gives immediately। अगर फिर वही रिलेशनशिप, अगर ड्यूल मेरिडियन पॉइंट पर कहीं आपको इंजरी है तो आप ओरिजिनल पॉइंट पर कर देंगे तो भी आपको मिलेगी। तो चोट के स्थान पर स्थित ड्यूल पॉइंट को ओरिजिनल पॉइंट पर सिलेक्ट करने से चोट के दर्द में तत्काल आराम मिलता है। अगर हाथ में तर्जनी अंगुली के P9, हाथ में इंडेक्स फिंगर के P9 पर आपको चोट लगने से आप हुआ, तो मध्यमा उंगली में P9, अच्छा बहुत बढ़िया बता दिया, इंजरी एट द ब्यूल में, तो हाथ में तर्जनी तो P9 होगा, तो चोट लगने से मध्यमा उंगली के P9। अब ओरिजिनल पॉइंट हमारा पेरिकार्डियम मध्यमा में है, P9 इसमें है, तो अगर आपका P9 हम लोग ब्यूल में इंडेक्स फिंगर मानते हैं, तो अगर दूसरे जगह में कर देंगे तो भी आपको दर्द में तत्काल आराम मिलेगा। इसका ये मतलब है कि वर्चुअली रिलेशनशिप ये है कि जो हमारा ब्यूल चार्ट है और जो हमारा ओरिजिनल जहां पर पॉइंट है मेरिडियन है, उनमें विशेष रूप से कोई अंतर नहीं है और उसमें तुरंत आराम मिलता है। तो ये सिद्धांत यहीं तक है, फिर चैप्टर 2 में शुरू हो जाएगा। तो हम लोग आज यहीं तक सीमित करते हैं अपने को, और हम लोग इससे ये सीख रहे हैं कि जो सिद्धांत है, अगर हमको सिद्धांत ही मालूम हो जाए तो हमको अपने ट्रीटमेंट की दिशा को और ट्रीटमेंट के स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमको जो पीड़ित मानवता की सेवा करनी है उसमें हमारा दखल बढ़ेगा, और अगर हम पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते हैं इसके माध्यम से तो शायद ये हमारे लिए सौभाग्य का क्षण होगा। तो इसका अपने ज्ञान को इसीलिए बढ़ाना है, खेमका सर की जो पराभौतिक शक्तियां हैं उनको अवलंब मानते हुए, उनको आधार मानते हुए हमको उनके सिद्धांतों का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि इस ट्रीटमेंट में हम सामान्य धनराशि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मूलभूत भावना पीड़ित मानवता की सेवा होनी चाहिए, और दूसरे और सब सेकेंडरी होने चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी अपने आप आएंगे। प्राइमरी अगर हमारा मूल उद्देश्य बहुत स्पष्ट है तो
सहायता के लिए हजारों हाथ आपके पास होंगे। ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अगर आपकी सहायता क्या है? पीड़ित मानवता की सेवा। अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं तो आपकी सहायता के लिए भी हजार हाथ हो जाएंगे और इसी रूप में हम खेमकर सर के सपनों को पूरा कर पाएंगे। सपने क्या है हमको मालूम है। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विराम ले रहे हैं।